नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो में आप सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो रीट हो या सीटेट हो, उनमें आने वाले सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पर हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स का वापस शाम को 8 बजे टेलीग्राम पे टेस्ट भी होगा, जिसमें आप वीडियो देखकर प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जिसमें आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे और बढ़िया सुव्यवस्थित नोट्स भी तैयार कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो वीडियो है ये टेलीग्राम चैनल पे आएगा, आपको वीडियो देखना है, उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिससे आपको बहुत ही आनंद आएगा और विज्ञान को और अच्छे से आप याद भी कर पाएंगे और बढ़िया नोट्स भी बना पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पदार्थ की संरचना से। सबसे पहले बताते हैं कि पदार्थ किसे कहेंगे। तो पदार्थ जो होता है या द्रव्य जो होता है, पदार्थ कह दीजिए या द्रव्य कह दीजिए, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कोई द्रव्यमान हो और ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस किया जा सकता है, वो पदार्थ है। जैसे मैं इस पेन की बात करूं तो ये पेन स्थान भी घेरता है, इसका कोई द्रव्यमान भी है और इसको मैं ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस भी कर सकता हूं, तो ये क्या है? पदार्थ है। प्रत्येक चीज जिसको हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस कर सकते हैं, पदार्थ है। अब पदार्थ के क्या गुण होते हैं, कैसे पहचानेंगे पदार्थ को? तो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ होगा तो उसके कणों के मध्य हमेशा क्या होगा? रिक्त स्थान होगा। और कण निरंतर गतिशील होंगे। कोई भी पदार्थ है उसके कण निरंतर गतिशील होंगे और कणों के मध्य आकर्षण बल होगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को समाहित रखते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होने देते। आगे बात करते हैं पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के दीजिए या द्रव्य। तो द्रव्य के पदार्थ होते हैं, दो प्रकार होते हैं, शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध द्रव्य, ये किसे कहेंगे? एक ही प्रकार के अवयव हो, ऐसा पदार्थ जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का अवयव हो, अन्य प्रकार का कोई अवयव नहीं हो। जैसे लोहा, अब लोहे के अंदर सिर्फ लोहे के ही अवयव है। सोना, सोने में सोने के ही अवयव है, दूसरा कोई अवयव नहीं है। जल, जल में जल का ही अवयव है, H2O, इसके अलावा दूसरा अवयव नहीं है। अशुद्ध द्रव का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक अवयव हो। जैसे बात करूं मिट्टी, अब मिट्टी के अंदर रेत भी है, कंकड़ भी है ना, जंतुओं के टुकड़े भी हैं, लकड़ियां भी है, अन्य प्रकार की चीजें मिट्टी में मिश्रित होती हैं। वायु, वायु में देखो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, CO2 भी है। तो वायु भी क्या है? अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा अवयव उपस्थित है। आगे बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था जो होती है मुख्य रूप से तीन होती है। मुख्य रूप से तीन ही अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन दो अवस्थाएं हम यहाँ पर और ध्यान रखेंगे। चौथी अवस्था प्लाज्मा है, पांचवी अवस्था BEC है। BEC होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, आपको ध्यान रखना है सिर्फ। BEC जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा। अब बात करते हैं हम तीनों अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं, हमने पदार्थ की तीन अवस्था पढ़ी है और तीन मुख्य अवस्थाओं में क्या अंतर है, इनके गुण क्या है। कोई भी पदार्थ ठोस कब कहलाएगा, कोई भी पदार्थ द्रव कब कहलाएगा, कोई भी पदार्थ गैस कब कहलाएगा, ये यहां से हमें पता चलेगा इनके गुणों से। तो देखो, जो ठोस होता है उसका आकार निश्चित होता है। कोई भी ठोस वस्तु जैसे पेन है, इसका आकार निश्चित है। आधे घंटे बाद या एक दिन बाद, 5 दिन बाद कभी भी इसका आकार बदलेगा नहीं, यही आकार रहेगा। ठोस का आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। यदि उसको गिलास में डालोगे तो वो वैसा आकार ले लेगा, किसी बड़े पात्र में डालोगे तो वैसा आकार ले लेगा, यानी पात्र के अकॉर्डिंग आकार ले लेता है द्रव। और गैस का आकार होता है, ये भी अनिश्चित होता है, गैस का भी कोई आकार नहीं होता। तो आकार निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। आयतन की बात करें, ठोस का आयतन निश्चित है। 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है तो वो 1 किलोग्राम की ही रहेगी, चाहे आज चेक कीजिए चाहे उसको 5 साल बाद चेक कीजिए। लेकिन द्रव का जो आयतन है वो भी निश्चित रहेगा। 1 लीटर पानी है, उसको कहीं भी ले जाकर चेक कर लीजिए, वो 1 लीटर ही रहेगा, उसमें कोई कन्वर्ट नहीं होगा। किसी भी पदार्थ बर्तन में डाल के देख लीजिए, वो 1 लीटर ही रहेगा। गैस का जो आयतन है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि आपको पता है एक गैस सिलेंडर में कितनी भी गैस भरी जा सकती है, जितनी उसकी क्षमता है। उसमें 1 लीटर भी भरी जा सकती है, उसमें 10 लीटर भी भरी जा सकती है। इनका कोई आयतन फिक्स नहीं होता है। घनत्व जो होता है ठोस का सर्वाधिक होता है, यानी प्रत्येक इकाई क्षेत्र में उपस्थित परमाणु की संख्या। तो इकाई क्षेत्र में परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होती है ठोस में, तो घनत्व सर्वाधिक होता है। और इसका घनत्व द्रव का मीडियम होता है, यानी ठोसों से तो कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है। गैस की बात करें तो गैस का घनत्व सबसे कम होता है, सबसे हल्की होती है गैस। घनत्व को भार से भी चेक कर सकते हैं, द्रव्यमान से पता कर सकते हैं। संपीड्यता की बात करें तो संपीड्य का अर्थ होता है उस वस्तु को दबाना। तो देखो, ठोसों को अपन नहीं दबा सकते, है ना। अब मैं पेन को कितना ही दबाऊं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो संपीड्यता नगण्य होती है। ठोसों से अधिक और गैसों से कम। द्रव जो होता है उसको थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है, प्रेशर करके दबाया जा सकता है, लेकिन गैसों जितना नहीं दबाया जा सकता। गैस की बात करें तो सबसे अधिक संपीड्यता होती है। गैस को कितना ही कंप्रेस्ड किया जा सकता है। एक गैस सिलेंडर में आपको पता है गैस भरी जाती है तो तकरीबन 15 लीटर तक उसको भर दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर संपीड्यता ज्यादा है, उसके अणु जो है वो पास पास आ जाते हैं।
फिर बात करते हैं उन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो कैसा होगा। तो जो ठोस होते हैं उनमें आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होगा। जब दो अणु हैं, दो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो आकर्षण बल ठोसों के अंदर बहुत ही ताकतवर होता है, ठीक है। और द्रव के अंदर थोड़ा दुर्बल होता है। गैस के अंदर नगण्य होता है। गैस का एक कण यहाँ होगा तो दूसरा कण यहाँ, तीसरा कण यहाँ, या इनके अंदर आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल या नगण्य पाया जाता है। तीसरी बात करें विसरण की। विसरण का अर्थ होता है कि गैस जो अणु है वो अणु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसकी दर क्या है, यानी कितने अणु जा सकते हैं। तो ठोसों के अंदर तो कोई भी प्रकार का एक अणु दूसरी जगह नहीं जाता है, यानी ठोसों के अंदर तो इसके अणु, जैसे पेन है इसका कैप ले लीजिए, इसके अंदर जितने भी अणु होंगे, परमाणु होंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पे एक जगह ही है, यानी इनके अंदर जो विसरण होता है वो नगण्य होता है। द्रव के अणु एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे पानी कहीं गिरेगा तो उसके अणु जो है आपस में इधर उधर उछल जाएंगे, तो ये है विसरण की दर, इसमें थोड़ी बहुत पाई जाती है। और गैस में सबसे ज्यादा, गैस को थोड़ा छोड़ दो पूरे वातावरण में फैल जाएगी, तो विसरण की दर कितनी है, गैस की सबसे ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं कणाद सिद्धांत। महर्षि कणाद हुए अपने भारत के, तो इन्होंने कहा कि यदि कोई भी पदार्थ है, जैसे केप है, इस केप को मैं तोड़ता जाऊं, आखिर में एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसके एक छोटा सा कण बचेगा, उसको मैं और अधिक नहीं तोड़ सकता। यानी किसी पदार्थ का अंतिम भाग जो होता है वो अविभाज्य होता है, और इसी अविभाज्य कण को महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया। अब जो परमाणु को लेकर नई खोज की थी वो की थी जॉन डाल्टन ने, इसीलिए परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है जॉन डाल्टन, और परमाणु की खोजकर्ता भी माना जाता है जॉन डाल्टन, ठीक। आगे लौटते हैं, परमाणु क्या है। तो देखिए, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा वो क्या है, वो परमाणु है। परमाणु का आकार जो है 10⁻⁻10 मीटर परास का होता है, यानी 10⁻⁻10 मीटर के थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी लगभग ये होता है। और परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में संभव नहीं है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, इनको स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में अनेक सारी गैसें हैं, उसमें O2 भी है। O2 में से O को हम अकेला नहीं देख सकते, यानी उसमें से O अलग कभी नहीं रह सकता, या तो होगा तो O2 होगा या N2 होगा। यानी ये ध्यान रखना आपको, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ ही मिलेगा। परमाणु जो है ये हम अगले क्लासों में अध्ययन करेंगे इसके बारे में। परमाणु एक गोलाकार आकृति होती है, इसके मध्य जो नाभिक होता है, मध्य का भाग, और बाहर वाले जो भाग होते हैं वो इसके कोश होते हैं। फिर बात करते हैं अणु के बारे में। तो दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा। और अणु को भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, और अणु स्वतंत्र अवस्था में संभव है। जैसे देखो, सोडियम और क्लोराइड के दो परमाणु मिला दिए, क्या बन गया, अणु बन गया। दो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन के परमाणु मिला दिए, क्या बन गया, जल बन गया, H2O, तो ये एक अणु है। और O2, दो ऑक्सीजन मिला दिए, N2, दो नाइट्रोजन मिला दिए, तो ये अणु है। ये नाइट्रोजन का अणु, ये ऑक्सीजन का, ये जल का, ये नमक का, तो ये सबके अणु है। तो अणु किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह। तो देखो, इसमें दो परमाणु है, इसमें तीन परमाणु है, इसमें दो परमाणु, इसमें दो परमाणु, ठीक है। फिर बात करते हैं तत्व की। तो एक ही प्रकार के परमाणु का समूह, तत्व वो होगा जिसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, दूसरे कोई भी परमाणु नहीं होगा। जैसे बात करूं गोल्ड, सोना, Au जो होता है वो होता है सोना, तो सोने के अंदर सिर्फ सोने के परमाणु होते हैं और किसी के भी नहीं होते हैं। Ag की बात करूं चांदी, तो इसके अंदर चांदी के परमाणु है। Fe का मतलब लोहा, फेरस, इसके अंदर लोहे के परमाणु होंगे। और सल्फर में सल्फर के ही परमाणु होंगे। तो तत्व किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु हो, दूसरा कोई परमाणु नहीं हो। अब यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है परमाणुकता। परमाणुकता क्या होती है कि अणु में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या, कोई भी अणु होगा उसके अंदर कोई तत्व होगा, वो तत्व के कितने परमाणु हैं। जैसे मैं कहूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, O2 एक अणु है, अणु के अंदर दो परमाणु ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, दो हैं, तो परमाणुकता दो। ऑक्सीजन के परमाणु कितने, तीन हैं, तो परमाणुकता तीन। नाइट्रोजन के परमाणु कितने, दो हैं, तो परमाणुकता दो। यानी कोई भी अणु होगा उसके अंदर जो परमाणु है उनकी संख्या, अणु के अंदर परमाणु की संख्या, वही कहलाता है उसकी परमाणुकता। O3 जो होता है ये ओजोन होता है, ये ध्यान रखना। फिर बात करते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है, तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में यदि जुड़ जाते हैं, कोई भी तत्व होते हैं, जैसे ये रहे तत्व, ये अगर निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं तो इससे क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। तो देखो NaCl, H2O, NH3, H2SO4। अब यहाँ पर एक चीज देखना, H2O जो है वो एक यौगिक भी है और H2O जो है वो एक अणु भी है। तो ये ध्यान रखना, सारे अणु क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। जितने भी अणु होते हैं वो सब यौगिक होते हैं, लेकिन यौगिक का अणु होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। जितने भी अणु होते हैं वो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। चलिए आगे लौटते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मिश्रण। अगला पॉइंट है मिक्सचर यानी मिश्रण। तो मिश्रण किसे कहेंगे, तत्व प्लस यौगिक अनिश्चित अनुपात में जुड़ जाए। कोई भी तत्व है और यौगिक है,
उनको बिल्कुल कोई अनुपात में नहीं मिलाकर ऐसे ही मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? मिश्रण। हम जनरली घरों में भी बहुत सारे मिश्रण की बात करते हैं, कई सारे पदार्थ आपस में मिला दो तो हम कहते हैं मिश्रण बन गया। क्यों? क्योंकि उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। भौतिक विधियों से इनका पृथक्करण किया जा सकता है। भौतिक विधियों द्वारा मिश्रण में से पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जैसे वायु, वायु मिश्रण है। वायु के अंदर N2 भी है, O2 है, CO2 है, H2O है, धूल के कण हैं, अन्य प्रकार की और भी गैसें हैं। तो वायु एक क्या है? मिश्रण है, और इस मिश्रण में से ये चीजें अलग की जा सकती है। ठीक है, तो हम जब भी श्वास के रूप में, श्वसन के रूप में लेते हैं तो हम गैसों का मिश्रण लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन तो हम लेते हैं श्वसन क्रिया में, लेकिन श्वास के रूप में हम कौन सी गैस लेते हैं? वायु, यानी गैसों का मिश्रण लेते हैं। इसमें से हमारे क्या काम आती है? सिर्फ ऑक्सीजन। फिर बात करते हैं, मिश्रण जो होता है दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। समांगी का अर्थ होता है जिसके अवयव एक अवस्था में हो। कोई भी मिश्रण होगा, किसी पानी के अंदर कोई भी घोला हुआ है, यदि आपको वो अलग अलग नहीं दिखाई दे, एक जैसा दिखाई दे, तब तो वो समांगी, और यदि आपको अलग अलग दिखाई दे तो वो होगा विषमांगी। जैसे वायु। अब वायु के अंदर क्या आपको ऑक्सीजन अलग दिख रही है? क्या आपको नाइट्रोजन अलग दिख रही है? नहीं, वायु एक जैसी दिख रही है, तो ये समांगी का उदाहरण हुआ। शक्कर का पानी, पानी के अंदर शक्कर घोल दीजिए, क्या आपको शक्कर अलग दिखेगी? नहीं। नमक का विलयन, नमक अलग नहीं दिखेगा। लेकिन दूध, देखो दूध व्हाइट दिखता है, तो उसके अंदर पानी जो है वो अलग है, और दूध के अंदर जो कैसीन है, जो व्हाइट पदार्थ है, वो अलग है। बादल, बादल जो व्हाइट आपको दिखाई देते हैं वो किसके रूप में होते हैं? वाष्प के रूप में होते हैं, और उसके अंदर धूल के कण भी होते हैं। धुआं, धुआं जो होता है काला दिखाई देता है, तो उसमें अनेक प्रकार की गैसें मिश्रित होती है, तो विषमांगी है ये। तेल और जल, तेल जल को आपस में मिला दो, अलग अलग दिखेंगे आपको, रेत और जल, तो ये विषमांगी है। इनकी अवस्था एक जैसी नहीं होती, अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो दूध में क्या है? ठोस और द्रव, दोनों चीजें दिखाई देती है। आगे बात करते हैं परिवर्तन के बारे में। यहाँ से इस टॉपिक में से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण जो है बदल जाते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होता है, ये परिवर्तन स्थायी होता है। ठीक है, और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, यानी एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनेगा तो दूसरे पदार्थ से वापस पहला पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन में कभी नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे बर्फ से जल। अब ध्यान से सुनना, एक उदाहरण लेकर हम सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। बर्फ से जल बनेगा तो क्या रासायनिक गुण समान है? बिल्कुल समान है। बर्फ जो है वो H2O है, जल का सूत्र भी H2O है, अर्थात इसके और इसके अणु में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अब ये अस्थायी परिवर्तन, क्योंकि बर्फ से जल बना दिया तो जल से वापस बर्फ भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्क्रमणीय मतलब बर्फ से जल लिया तो जल से वापस बर्फ बना सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय भी दोनों तरफ चलता है। कोई नया पदार्थ बना, बर्फ से जल बना, जल नया है क्या? नहीं, तो ये नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कागज का फटना, कागज को फाड़ दिया तो फटने के बाद क्या वो कागज नहीं है? बिल्कुल कागज ही है। ठीक है, कपड़े का सूखना, कपड़े सूखने के बाद में क्या वो कपड़े नहीं है? क्या कपड़े ही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी उनके रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक गुण बदल जाते हैं। जैसे मैं कहूँ दूध से दही बना, तो दूध से दही बनेगा तो क्या दही के अंदर दूध है? नहीं है, रासायनिक गुण बदल गए हैं। दूध से जब दही बनता है तो परिवर्तन स्थायी होता है, क्योंकि दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते आप। और ये अनुत्क्रमणीय होता है, यानी दूध से आपने दही बना दिया तो दही से वापस दूध नहीं प्राप्त कर सकते, वो नया पदार्थ बनता है, क्योंकि दूध से नया पदार्थ क्या बन गया? दही बन गया। ठीक है, और इसके उदाहरण ले, जैसे C+O2 CO2, यानी कार्बन है उसको जला दिया तो क्या बन गया? राख बन गई। ठीक है ना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, और राख जो है वो एक नया पदार्थ है, तो इसमें नया पदार्थ बनता है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगती है तो फिर वो लोहा नहीं है, वो एक नया पदार्थ बना है, तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। चलिए अगली क्लास में लौटते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला है अवस्था के आधार पर ताप का प्रभाव। अवस्था, यदि कोई भी पदार्थ ठोस है या द्रव है या गैस है, यदि उसमें तापमान दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, हम चेक करना चाह रहे हैं। तो ठोस से कण जो है वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ताप देते हैं जब किसी वस्तु को, तो ताप से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और ऊर्जा प्राप्त करते हुए वो क्या करते हैं? गतिशील हो जाते हैं, जिससे ठोस होगा तो वो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव है तो वो वाष्प में बदल जाएगा ताप से। अब गलनांक किसे कहेंगे? गलनांक एक अंक होता है, ताप जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है, वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ है वो ठोस से किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। जैसे बर्फ, जल, तो बर्फ ठोस है, जल में बदल गया, तो इसका गलनांक जो होता है वो कितना है? 273.16 केल्विन। अब यहाँ पर आप कितना ताप दोगे, कितना ताप दें कि वो ठोस से द्रव में बदल जाए? तो जो उष्मा दोगे उस उष्मा का नाम है संगलन की प्रसुप्त उष्मा। संगलन की प्रसुप्त उष्मा, तो संगलन की प्रसुप्त उष्मा जो है ये किसके लिए काम करती है? गलनांक के लिए, यानी वस्तु को ठोस से द्रव में बदलने के लिए। फिर आता है क्वंथनांक। क्वंथनांक किसे कहेंगे? जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदल जाएगा, यहाँ तो ठोस से द्रव में, लेकिन यहाँ द्रव से गैस में, तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदल जाता है तो उसे कहते हैं क्वंथनांक। जैसे जल को वाष्प में बदल दिया, तो बदलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्वंथनांक कितना हुआ? जल का 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब यदि द्रव से ठोस में बदलोगे
यदि द्रव को ठोस में बदले उल्टा काम कर रहे हो तो इसको कहते हैं हिमांक। ये आप स्पेशल ध्यान रखना। जैसे जल है, जल को आपने बर्फ में बदल दिया तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? हिमांक, जो कि कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब आप द्रव से ठोस गैस में बदलोगे तो इसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। उस ऊर्जा को कहते हैं वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा। वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा ही क्या करती है? द्रव को गैस में बदल देती है। आगे बात करते हैं दाब का प्रभाव। तो यदि कोई भी वस्तु होगी, कोई भी पदार्थ होगा, यदि उसके ऊपर बहुत ज्यादा दाब लगाया जाए तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए, यदि कोई पदार्थ गैस है, गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड कर दिया हमने, दाब दिया, तो दाब लगाने से वो किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। एलपीजी के जो सिलेंडर आते हैं उनको हिला के देखना आप, ऐसा लगेगा जैसे अंदर पानी हो, लेकिन वो पानी नहीं है, वो ज्यादा प्रेशर से गैस डाली हुई है, इसलिए वो किस में बदल गई? तरल में बदल गई। जैसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये गैस होती है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होती है जब इसको टंकियों में भर देते हैं। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये भी किसमें बदल जाती है? लिक्विड में बदल जाती है जब इसको हाई प्रेशर से टंकियों के अंदर भरा जाता है। आगे बात करते हैं पदार्थों का शुद्धिकरण। तो पदार्थों के शुद्धिकरण की कुछ विधियां हैं। सबसे पहले आती है निस्यंदन विधि। निस्यंदन नाम से ही पता चल रहा है फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर करती है ये। तो ये विषवांगी मिश्रण है, जैसे रेत और जल है, तो उसमें से जल को अलग करने के लिए क्या करते हैं? छान लेते हैं। किससे? फिल्टर पत्थर से फिल्टर कर लेते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या होती है? संतृप्त विलयन में से ठोस क्रिस्टल बनाना। संतृप्त विलयन का अर्थ समझ लीजिए। संतृप्त विलयन का अर्थ होता है कि यदि किसी पात्र में कोई पदार्थ डाला जाता है और गर्म करके उसमें घोलते जाए, जैसे मैं कहूं कि पानी के अंदर मुझे शक्कर घोलनी है, तो पानी को गर्म कर रहा हूं और शक्कर घोलते ही जा रहा हूं, जैसे घुल जाती और डाल देता हूं, फिर घुल जाती और डाल देता हूं, आखिर में एक स्थिति ऐसी आएगी कि शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, तो उसे कहते हैं संतृप्त की अवस्था। और संतृप्त विलयन में से अब मुझे अगर शक्कर वापस अलग करनी है तो मुझे क्या करना है? उसको उबालने के बाद में ठंडा रख देना, ठंडा करने के लिए रख देना। जैसे ही ठंडा होगा तो उस पात्र के पेंदे के अंदर मुझे क्या प्राप्त हो जाएंगे? शक्कर के क्रिस्टल। जैसे शक्कर के चाशनी से क्या बन जाएगी? मिश्री बन जाएगी। और नमक के पानी से क्या प्राप्त हो जाएगा? नमक। फिर आता है ऊर्ध्वपातन। देखो, ऊर्ध्वपातन कब होता है? ये वाष्पशील पदार्थ को अलग करने का कार्य करता है। कोई भी पदार्थ जो कि थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही वाष्प बन जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। हम जानते हैं कोई भी पदार्थ होता है पहले द्रव में बदलता है, फिर वो गैस में बदलता है, लेकिन ऊर्ध्वपातित पदार्थों की विशेषता होती है वो सीधे गैस में बदलते हैं। जैसे नौसादन। अब नमक के अंदर नौसादन मिला दिया, गर्म करेंगे तो नौसादन क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा, गैस बन जाएगा। आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थों के उदाहरण हैं जो डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं? गैस में बदलते हैं। विभेदी निष्कर्षण। विभेदी निष्कर्षण क्या करते हैं? जैसे तेल और जल है, उनको अलग करने की विधि है, ठीक है। एक कीप नुमा संरचना होती है, उसके अंदर जो पानी है वो होता है भारी, तो नीचे होता है, और जो तेल होता है वो होता है हल्का, वो ऊपर होता है। तो क्या करते हैं कि विभेदी निष्कर्षण में से इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर तो होता है तेल और नीचे होता है जल, तो यहाँ एक छोटी सी टोंटी लगा देते हैं। तो फिर क्या होता है, नीचे का जो बीकर होता है, उसको बीकर को जैसे ही टोंटी ऑन करेंगे तो पानी तो पूरा आ जाएगा। जैसे पूरा आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे? टोंटी को बंद कर देंगे। बंद करते अंदर क्या बच जाएगा? तेल बच जाएगा। आगे आता है आसवन। आसवन कब काम में लेते हैं? ये द्रव में घुलनशील ठोस हो, ठीक है, जैसे पानी हो, पानी के अंदर रेत के कण भी हो, अन्य प्रकार की गंदगी हो, तो ऐसे साफ करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? आसवन विधि। इसमें आसवन का मतलब है पानी जो है वो भाप बन जाता है, पीछे क्या बचेगा? अपशिष्ट पदार्थ और शुद्ध जल प्राप्त कर लेंगे। फिर आता है प्रभाजी आसन। प्रभाजी आसन कब काम में लेते हैं? समांगी द्रव मिश्रण जिसमें पदार्थों का क्वथनांक में ज्यादा अंतर नहीं हो। अब कोई भी दो पदार्थ मिले हुए हैं, अब उनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर है, यानी यदि इनको घर्म किया तो दोनों साथ में वाष्प बन गए, तो दोनों को अलग प्राप्त नहीं कर सकते, वापस मिक्स हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, दोनों में अंतर जब बहुत कम हो, 15 डिग्री से भी कम, तो उनको काम में लेने के लिए प्रभाजी आसन विधि को प्रयोग करते हैं। इस विधि में जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पदार्थ अलग हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल सबसे पहले, फिर डीजल, फिर केरोसिन। ये अलग अलग तापमान पर अलग अलग पदार्थ अलग अलग पात्रों में इकट्ठे कर लिए जाते हैं। तो ये जो चैप्टर था, ये जो टॉपिक था पदार्थों वाला, ये टॉपिक यहीं पे अपन फिनिश करते हैं। और इसी टॉपिक से जुड़े हम प्रश्न उत्तर जो है टेलीग्राम चैनल पे लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड शाम को 8 बजे प्रश्न उत्तर होगी, उसमें आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ जवाब दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।